हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। वैसे तो मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, वो थोड़ा पुराना हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो 2026 के स्टार्ट में जापान में क्या रेट चल रहे हैं। अगर आप जापान में पढ़ाई के लिए आ रहे हो, रहने के लिए आ रहे हो, जॉब करने के लिए आ रहे हो, या फिर ट्रैवलिंग के लिए भी अगर आप आ रहे हो, तो आपका यहाँ पे कितना खर्चा हो सकता है वो हम इस वीडियो में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जापान में सबसे बड़ा खर्चा आपका आने वाला है रेंट के ऊपर। तो आपका जो सैलरी है वो 20-30% आपका रेंट पे ही चला जाएगा। अब आप जापान में कहाँ रहते हो, किस सिटी में रहते हो, किस एरिया में रहते हो, वो हिसाब से आपका जो घर का रेंट है वो डिसाइड होगा। तो अगर आप घर रेंट कर रहे हो, वो उसका रेंट डिसाइड होगा आपका एरिया कौन सा है। अगर आप ले रहे हो स्टेशन के पास में, घर के आसपास अगर सुपरमार्केट्स है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, एटीएम्स है और बड़े बड़े सुपरमार्केट के साथ में मॉल्स भी अगर है, तो उसका जो रेंट होता है घर का वो काफी ज्यादा होता है। अगर छोटा घर भी है तो उसका रेंट काफी ज्यादा हो जाता है। और वही अगर आप घर थोड़ा सा दूर लेते हो, लाइक 10 to 15 मिनट्स बाय वॉक स्टेशन से, तो उसका रेट थोड़ा कम हो जाता है। तो जापान में घर का रेंट चालू हो जाता है 50,000 येन से। तो उसका लिमिट तो कुछ है नहीं। वो 1 लाख येन में भी आपको घर मिल जाएगा, 1.5 लाख 2 लाख येन का भी आपको घर यहाँ पे मिल जाएगा, 5 लाख येन का भी आपको यहाँ पे मंथली रेंट वाला घर मिल जाएगा, डिपेंडिंग आपका फैसिलिटीज आपको क्या क्या चाहिए, घर कितना नया चाहिए और आपका घर स्टेशन से कितना पास में है। हर स्टेशन के पास में आपको इस तरीके से ना एक हाउसिंग ऑफिस मिल जाएगा। बहुत सारे होते हैं जगह जगह पे, और बाहर से ही आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे ये स्टेशन के पास में जितने भी घर है वो सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैप भी दिया रहता है, जैसे कि ये घर का मैप दिया हुआ है कि कितना बड़ा है, कितना दूर है, रेट वगैरह कितना है। ये वाला भी देखोगे तो यहाँ पर इसका मंथली रेट दिया हुआ है, कितना दूर है, कितना उसका मेंटेनेंस वगैरह देना पड़ेगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको रेंट पे लेना है, जैसे कि ये वाला घर है 3 LD है, इसका रेट दिया हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी यहाँ पे मेंशन की होती है। बट अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आए, अंदर जाओ, अंदर जाके आप उनको बता सकते हो आपका स्पेसिफिकेशन, आपको किस टाइप का घर चाहिए। स्टाफ आपको ढूंढने के लिए पूरा हेल्प करेगा। बड़ा इस टाइप के जो ऑफिस होते हैं ये आपको स्टेशन पे काफ़ी दिख जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है आपको पर्टिकुलर ऑफिस में जाना है, आप कोई भी ऑफिस में जाके इंक्वायरी कर सकते हो। काफ़ी लोग जो रिसेंटली जापान में आए हैं, घर रेंट कर रहे हैं, उनका मिसकंसेप्शन ये होता है कि घर रेंट कर रहे हैं तो बस उनको फर्स्ट मंथ का जो रेंट होता है वही पे करना है। बट नहीं, जापान में आपको एडिशनल पैसे, जो इनिशियल अमाउंट होता है वो भी आपको पे करना पड़ सकता है, जैसे कि की मनी, डिपॉजिट, और साथ ही में जो एजेंट का फीस होता है वो भी आपको देना पड़ेगा, और साथ ही में क्लीनिंग फी भी, जो कि आप बाद में 2 साल के बाद में घर छोड़ के जाओगे, उसका पहले से ही आपको क्लीनिंग फी देना पड़ता है। और जापान में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप मंथली रह रहे हो यहाँ पे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, और अगर आपको बीच में छोड़ना पड़ रहा है तो आपको एडिशनल कुछ पैसे देना पड़ता है उनको कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के। तो वो भी आपको पहले ही आपके एजेंट के साथ में क्लियर करना पड़ेगा। और जो क्लीनिंग फीस होती है वो भी 60-70 हजार येन होती है। छोटा घर रहो, बड़ा घर हो, बड़ा घर है तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट एवरेज 1 LD के 2 LD का 60-70,000 क्लीनिंग फी होता है। और साथ ही में अगर आपके घर में AC है तो उसका अलग से होता है, तो 1 AC का अराउंड 10 to 15,000 येन आपको AC क्लीन करने का देना पड़ेगा। तो मेरे अभी करंट वाले घर में 3 AC है, तो जब मैं घर छोड़ूंगा तो मुझे 10,000 into 3 यानी 30,000 येन सिर्फ AC क्लीन करने के, और ये घर क्लीन करने के 70,000 येन यानी पूरे 1 लाख येन मुझे सिर्फ घर क्लीनिंग करने के उनको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है यूटिलिटीज, जिसमें आता है गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। तो जापान में जो वाटर होता है वो आपको 2 मंथ में बिल आता है, एवरी 2 मंथ्स आपको पे करना होता है। और जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी है वो एवरी मंथ आपको बिल आएगा। और विंटर में और समर में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल काफी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हीटर, AC और जो ओफुर होता है हॉट वाटर का, वो ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो उसका काफी ज्यादा आता है। जैसे मेरा अभी विंटर खत्म होने को चल ही रहा है, वैसे विंटर देखा जाए तो मेरा एवरी मंथ 20-30,000 बिल आ रहा है पूरा मिला के, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हीटर वगैरह यूज करता हूँ। एवरी लाइक 24 आवर मैं घर में रहता हूँ तो बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। वाटर भी मैं यूज करता हूँ, ओफुरो जो हॉट टब बात होता है वो भी मैं यूज करता हूँ। तो हॉट वाटर का भी यहाँ पे बहुत गैस यूज होता है, तो उसका भी काफी ज्यादा यूज हो जाता है। तो अगर आप सिंगल पर्सन जापान में रह रहे हो तो मैं बोलूंगा आपका 10 से 15 हजार मिनिमम आना ही यूटिलिटीज का। अगर आप 2 लोग रह रहे हो, फैमिली रह रहे हो, तो मे भी शायद 30,000 के ऊपर भी आपका यूटिलिटीज का बिल आ सकता है। बट साथ ही में आपका इंटरनेट एंड सिम कार्ड भी आपको ऐड करना होगा। तो यूजुअली अगर आपको इसके प्राइसेस बता दूं तो इंटरनेट यहाँ पे चालू होता है लाइक 3 to 4,000 येन से स्टार्ट होता है। कौन सा पैक आप ले रहे हो, 3G 4G 5G, उसके हिसाब से आपका इंटरनेट का बिल आएगा। और साथ ही में जो सिम कार्ड है वो भी आप कौन सा ले रहे हो, क्या स्पीड है, कितना डेटा हो। जापान में जैसे डेटा के हिसाब से होता है, 5 GB डेटा ले रहे हो आप, 10 GB 20 GB, क्योंकि यहाँ पर जैसे इंडिया में होता है
ना एक बार सिम कार्ड ले लो उसमें आपको डेटा काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, बट यहाँ पर आप जो पैक लोगे उसमें 5 GB है तो बस उतना ही आपको मिलेगा, उसके ऊपर यूज़ करोगे तो पैसे भी कट होते हैं और थोड़े बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप इंटरनेट और सिम कार्ड ले रहे हो तो वो कोलैब करके भी ले सकते हो। जैसे मेरे घर में अभी अलग अलग है, जो मेरा इंटरनेट है वो किसी और कंपनी का है, जो मेरा सिम कार्ड है वो और कंपनी का है, बट दोनों ही काफ़ी सस्ते हैं। तो मेरा मंथली आ जाता है इंटरनेट का जो घर पे वाईफाई यूज़ करता है उसका अराउंड 4000 है, और जो मेरा सिम कार्ड है उसका 3000 है, तो अराउंड 7-8,000 मेरा इंटरनेट और सिम कार्ड का बिल आ जाता है। तो ये अगर सबको ऐड कर दे तो ये पूरा यूटिलिटीज आपका हो सकता है 20 to 40,000 yen के रेंज में। अभी नेक्स्ट एक्सपेंसेस पे आते हैं जो कि हमारा सबका फेवरेट है, फूड। तो जापान में जो फूड होता है वो थोड़ा लाइक क्वालिटी वाला होता है, यहाँ पे क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो जो भी फ्रेश सब्जियां फार्म से आती है वो फ्रेश स्टोर में आती है। जापानीज लोगों को फ्रेश सब्जियां ही खरीदना पसंद होता है, अगर थोड़ा सा भी उसमें कुछ खराब हुआ तो वो सीधा डिस्काउंट में लग जाता है और उसके रेट गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ना जापान में 2 टाइप के स्टोर है जहाँ पर आप सब्जियां या फिर कुछ भी राइस, मिल्क या और भी कुछ आपको खरीदना है, ग्रोसरीज, वो आप खरीद सकते हो। 2 टाइप के स्टोर है। पहला स्टोर होता है स्टेशन के पास में जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो मोस्टली जो स्टेशन के पास में सुपर मार्केट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये वाला जो सुपर मार्केट है मेगालॉस, एक एप्पल अगर आप देखोगे तो एक एप्पल आपको मिलेगा 250 येन का, या फिर इस तरीके से पैक मिलते हैं 4 या 5 का, ये भी 600 येन का 3 या 4 एप्पल है। स्ट्रॉबेरी भी आप देख रहे हो 800 येन की मिनिमम, सस्ती वाली है 800 येन, वैसे तो महंगी काफ़ी चली जाती है 1000-2000 येन तक भी। केले का सेक्शन है पूरा, सारे अलग अलग ब्रांड के केले यहाँ पर अलग अलग फार्म से आते हैं। सस्ते वाले आपको मिल जाएंगे 200-250 येन तक, बट जो महंगे वाले केले हैं जो कि ऑलमोस्ट 400-500 येन के मिलेंगे। देखो ये वाले हैं 500 येन के, कितने केले हैं? 4 केले। ये वाले सेक्शन में सारे वेजिटेबल्स हैं, प्याज, गाजर, आलू थोड़े सस्ते हैं एक आलू है 120 येन का, यानी ऑलमोस्ट 60-70 रुपये का सिर्फ एक आलू है। आई डोंट नो इंडिया में क्या किलो चल रहा है। गाजर भी अगर देखोगे 3-4 का जो सेट है वो भी ऑलमोस्ट 300 येन का है। प्याज भी यहाँ पे सिंगल ही मिलते हैं, एक प्याज है 100 येन का। टमाटर भी सिंगल टमाटर मिलते हैं, एक टमाटर है ऑलमोस्ट 180 येन का। कितना फ्रेश है देख लो, जस्ट आए हैं। और ये भैया भी फ्रेश सब्जियां वगैरह यहाँ पे रख रहे हैं। टमाटर भी ना यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं, अलग अलग छोटे साइज़, बड़े साइज़, और वो हिसाब से रेट होते हैं। यहाँ पर सारे फ्रूट्स वगैरह हैं कट वाले, अगर आपको कट फ्रूट्स भी लेना है, आपको टाइम नहीं है जल्दी से खाना है, तो इस टाइप के कट फ्रूट्स भी मिलते हैं जो कि थोड़े ओवर प्राइस होते हैं। नींबू देख लो यहाँ पे, एक नींबू सिर्फ मीडियम साइज़ का ऑलमोस्ट 300 येन का एक नींबू है। ब्रोकोली भी ये वाली ऑर्गेनिक है जो कि है ऑलमोस्ट 450 येन की, इतनी एक्सपेंसिव। मशरूम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, 300-400 येन का बस इतना छोटा सा पैकेट है। ये वाले सेक्शन में सब जापानीज़ फूड है, टोफू वगैरह। जापानीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा टोफू वगैरह खाते हैं, तो पूरा टोफू का सेक्शन है। तो ये वाला टोफू है, जापान में टोफू थोड़ा सस्ता मिलता है, तो अगर आप टोफू पसंद है, जैसे इंडिया में हम पनीर खाते हैं वैसे यहाँ पर टोफू होता है। मीडियम अगर देख लो आप, ये वाला 100 येन का है, काफ़ी सस्ता है। 100 येन यानी 50-60 रुपये का इतना पैकेट आपको मिल जाएगा। आई लाइक टोफू। ये वाला स्टोर बहुत बड़ा है क्योंकि ये स्टेशन के पास में काफ़ी लोग यहाँ पे खरीदने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको। ये वाले सेक्शन में पूरा मीट है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको यहाँ पे फ्रेश ये वाले सेक्शन में मीट मिल जाएगा। और इधर वाले सेक्शन में है फास्ट फूड जो होते हैं या पैकेज फूड, वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे रामेन वगैरह। गर्म पानी डाल दो रामेन बन जाता है, तो इस टाइप के रामेन। देखो पूरा सेक्शन रामेन का भरा पड़ा है, तो अगर आप रामेन के शौकीन हो आगे आप इजीली आप रामेन खरीद सकते हो। इसी वाली करी रामेन है तो वेजिटेरियन का ऑप्शन थोड़ा कम ही होता है यहाँ पे, बस आपको जो पीछे इंग्रेडिएंट है वो चेक कर लो। तो इसका प्राइस भी देखो तो ऑलमोस्ट 200-300 येन तक आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। चावल रिसेंटली काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। 2 टाइम्स 3 टाइम्स यहाँ पे चावल का रेट हो चुका है। तो ये 5 किलो का है चावल, जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट 4400 येन, तो ऑलमोस्ट 4,000 से लेके 5,000 के रेंज तक आपको 5 किलो के चावल मिल जाएंगे। ये सेक्शन में सब चिप्स, स्नैक्स वगैरह, ग्रीन टी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह सेक्शन में मिल जाएंगे, जो कि अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। यहाँ पे सब कोल्ड ड्रिंक्स है, कोका कोला वगैरह आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अभी क्या रेट है। अगर आप छोटा वाला कोका कोला लेते हो, मीडियम वाला, आई थिंक 200 ml का है ये ऑलमोस्ट 80 येन का है। बट वही अगर आप बड़ी बॉटल ख़रीदते हो, ये वाली देखो इस सेक्शन में, जो कि है ऑलमोस्ट 180 येन की है ना। देख रहे हो, बड़ी बॉटल ले रहे हो तो सस्ती गिरेंगी आपको, छोटी ले रहे हो तो महंगी गिरेंगी। जापानी लोगों को ग्रीन टी पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, घर पे भी बनाते हैं, या फिर इस तरीके से बोतलें आती है ग्रीन टी की, 2-2 लीटर की होती है। मैं भी कभी कभी ला लेता हूँ घर पे पीने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 200 येन की मिलेगी। पहले बहुत सस्ती थी, लास्ट ईयर अराउंड 100-150 येन तक मिलती थी, बट ये साल अभी काफ़ी ज़्यादा
2 टाइम्स ये एक्सपेंसिव हो चुकी है। पानी की बोतल भी अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से होती है। जैसे संतोरी की अगर आप 1.5 लीटर 1 लीटर की ये पानी की बोतल ऑलमोस्ट 171 येन की है। वही अगर आप 2 लीटर की लोगे तो देख रहे हो वो 150 येन की है। यानी छोटी लोगे तो महंगी गिरेंगी, बड़ी पानी की बोतल लोगे तो आपको सस्ती मिलेगी। यहाँ पर सब फ्रेश जूस है, सारे वेजिटेबल्स के, टमाटर के, ऑरेंजेस के, एकदम फ्रेश, जो कि आई थिंक थोड़े सस्ते हैं, इतना ज़्यादा रेट बड़े है नहीं। 200-300 के रेंज में आपको ये सारे जूस वगैरह है वो मिल जाएंगे। जापान में अल्कोहल हर जगह मिल जाता है, तो ये भी सुपरमार्केट में देखो कि पूरा सेक्शन अल्कोहल का है। तो जापान में अल्कोहल के रेट बढ़ते नहीं है, सस्ते ही होते हैं यहाँ पे। इधर सब साके वगैरह है, जापानीज साके। ये सेक्शन में है पूरा दूध का प्रोडक्ट। तो इधर ये सेक्शन में दही है। दही जैसे हम इंडियन लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, तो यहाँ भी अलग अलग क्वालिटी के दही मिलते हैं। महंगा वाला आपको 400-500 येन तक का मिल जाएगा। सस्ता वाला अगर देखो तो 200 येन तक का। ये वाला अच्छा है, मुझे पसंद है ये वाला, काफ़ी टेस्टी है दही। तो इस सब सेक्शन में दही 200-300 येन तक आपको मिल जाएंगे। इधर है दूध, जो कि ये साल काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ है। आई थिंक 20-30% दूध के रेट बढ़े हैं। ये दूध मैं पहले लिया करता था, जो कि आई थिंक 250 येन का मिलता था पहले, अभी 300 येन क्रॉस हो चुका है। अलग अलग प्रीफेक्चर से दूध आते हैं यहाँ पर, होक्काइडो से आते हैं, ओसाका से आते हैं। तो अगर किसी और प्रीफेक्चर से आ रहे हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। सुशी भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है जापान में। तो फ्रेश सुशी यहाँ पे जो बेंतो होते हैं ना, वो बना के यहाँ पे स्टाफ अभी रख रहे हैं। तो इसके भी रेट अगर आप देखो तो 400-500 येन तक अच्छा आपको लंच बॉक्स मिल जाता है। बट वेजिटेरियन ऑप्शन आपको यहाँ पे कम ही मिलेगा। वेजिटेरियन आपको बस यहाँ पे मिलेगी ओनीगिरी राइस बाउल जो होता है, यही आपको चांसेस है वेजिटेरियन मिलने के, जो कि ऑलमोस्ट 150-150-200 येन तक आपको ये एक ओनीगिरी मिल जाएगी। बट जो लाइक इस टाइप के लंच बॉक्स है, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नॉन वेजिटेरियन मिल ही जाएगा। तो आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट चेक कर सकते हो लेने से पहले। और ये जो सेक्शन देख रहे हो छोटा वाला, यहाँ पर ब्रेड रखे हुए हैं, बट ये सारे डिस्काउंटेड है। तो जिसका एक्सपायरी डेट अभी नज़दीक आने वाला है, उसके ऊपर इस तरीके से स्टिकर लग जाता है 10%, 20%, 50%। थोड़ा सा भी अगर 2 दिन भी बचे हुए एक्सपायरी डेट को, तो ब्रेड को भी एक्सपायरी लगा के वो लाइक डिस्काउंट में बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्वालिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पर भी देखो सारे ब्रेड्स वगैरह रखे हुए अलग अलग क्वालिटी के। तो अगर आप ब्रेड के शौकीन हो तो ब्रेड भी यहाँ पे थोड़े सस्ते ही मिलते हैं। 300 येन का ये वाला वाइट ब्रेड है। नीचे भी सारे 200-300 के रेंज में ही है। बट अगर आप थोड़े अच्छे क्वालिटी के ब्राउन ब्रेड वगैरह खाओगे तो वो थोड़े फिर महंगे मिलना चालू हो जाएंगे। ये वाला जो ब्राउन ब्रेड है सिर्फ 3 पीस है छोटे वाले, जो कि ऑलमोस्ट 300 येन का है। ये वाले सेक्शन में सारे डिटर्जेंट वगैरह है। अगर आप क्लीनिंग वगैरह करते हो, कपड़े वगैरह धोते हो, तो ऑफ कोर्स यू नीड डिटर्जेंट पाउडर, जो कि जापान में आई थिंक इंडिया के कंपैरिजन में थोड़े महंगे मिलते हैं। ये डिटर्जेंट का लाइक ऐसे स्टिक है, जो कि वॉशिंग मशीन में डाल दो। इसमें परफ्यूम भी होता है और क्लीनिंग के लिए भी होता है। ये देख लो 1000 येन का, यानी ऑलमोस्ट 600 रुपये का। ये लिक्विड है, लिक्विड भी देख लो 800 येन के सारे ऑलमोस्ट रेंज उसके। अगर आपको लाइक वो परफ्यूम लेना है, कपड़े धोने का जो परफ्यूम होता है, वो भी एक 400-500 येन के होते हैं। ये देखो छोटा सा पैकेट है, बट जो ऑलमोस्ट 300 येन का है, सस्ता वाला सबसे। बाकी तो सब महंगे हैं यहाँ पर डिटर्जेंट। और इधर है सारे हमारे जो सुबह ब्रश करते हैं हम, सारे पेस्ट और ब्रश का सेक्शन है पूरा। तो ब्रश भी यहाँ पर आई थिंक सस्ते, ज़्यादा महंगे है नहीं। इंडिया में भी शायद इतना ही रेट होगा, 300-400 इंच के रेंज में मिल जाएंगे। महंगे वाले भी है, 1000-2000 वाले भी है। बट एवरेज अगर देखो तो 200-300 में अच्छे मिल जाएंगे। ये वाला है ऑलमोस्ट 300 येन का। तो मिनिमम आपको 200-300 येन के पेस्ट मिल जाएंगे। बट अगर आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के चाहिए, आपको आपके दांत बहुत सफ़ेद करना है यहाँ पर, तो ये सारे फिर 600, 800, 1000, 2000 के रेंज में मिल जाएंगे। सबसे महंगा वाला देखो ये है, ऑलमोस्ट 2000 येन का ये पेस्ट है। एक बार मैंने ट्राई किया था ये, बट इतना कुछ मुझे खास लगा नहीं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो कभी कभी ये करता हूँ, 300 येन का है, या फिर कभी कभी ये वाला भी करता हूँ, जो कि 500 येन का है। सबसे महंगा तो पता है मुझे हमें क्या लगता है, ये मच्छर मारने का स्प्रे, कॉकरोच मच्छर मारने का स्प्रे। इंडिया में आई थिंक आई डोंट नो वो हीट या कुछ हम लेते हैं ना, आई डोंट नो 100-200 येन 300 रुपीज़ का मिलता होगा। आई डोंट नो प्राइस, आप मुझे कमेंट में बताना। बट यहाँ पर अगर आप मच्छर मारने का स्प्रे ले रहे हो ना, देख लो कितना महंगा मिलता है। ऑलमोस्ट 1200 येन का है टैक्स मिला के, यानी 600-700 रुपये का एक मच्छर मारने का स्प्रे। तो ये वाले सेक्शन में पैन वगैरह है। आई नो आप जापान में आने के बाद घर थोड़ा सेट करोगे तो आपको चाकू वाकू भी खरीदना होगा। यहाँ पे काफ़ी लोग इंडिया से लाते हैं, काफ़ी लोग नहीं लाते। बट अगर आप यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पैन वगैरह खरीदोगे तो वो भी आपको ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार येन तक अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा। तो ये बेसिक चाकू है, जो कि 4000, 5000, कभी कभी जो 10-15 हज़ार के भी चाकू यहाँ पर मिलते हैं। ये देखो छोटा वाला चाकू है, ये एकदम बेसिक वाला, वो भी ऑलमोस्ट 1000 येन का है। हाँ, अगर आप 250 से लोगे वो वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, बट लो क्वालिटी का होता है, ख़राब हो जाता है 1-2 महीने में ही। पर आपको अगर अच्छे क्वालिटी का लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हो। मेरे पास में ये वाला चाकू था, पहले लिया था मैंने,
वो आई थिंक 15,000 येन का था, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का था, बट अभी तक है मेरे पास में वो। आई थिंक 7-8 साल से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो वन टाइम लोगे, देखने का काम ही नहीं है आपको फिर। और हाँ, आपको जापान में रहना है तो आपको पॉलीथीन ये वाला यूज़ करना पड़ेगा कचरा फेंकने के लिए, क्योंकि जापान में आप नॉर्मल कचरा ऐसे फेंक नहीं सकते। आपको ऐसे डेडिकेटेड पॉलीथीन होते हैं, ग्रीन, येलो, वाइट, वो खरीदना पड़ता है कचरा रखने के लिए, जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। देखो ये 10 की थैली है, जो कि ऑलमोस्ट 400 ये इनकी है, जो कि आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप इसमें नहीं डालोगे तो आपके ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है, और मैं भी शायद आपको इशू भी हो सकता है, घर में कंप्लेंट वगैरह कोई कर सकता है। तो इस टाइप के पॉलीथीन आपको खरीदना पड़ेगा। ये सारे डिटर्जेंट है जो बर्तन वगैरह धोते हो आप, वो भी आई थिंक 10-20% प्राइस बढ़े हैं अभी। पहले 100 येन के मिलते थे, अभी लाइक ऑलमोस्ट 150 येन 200 येन के हैं। सारे अलग अलग क्वालिटी के, बट 150, 200, 250 के रेंज में आपको ये सब लिक्विड जो है बर्तन वगैरह धोने के यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने एक्चुअली ओनसेन के लिए ये लिया है पाउडर, बाथटब जो लेते हैं, वो भी हम जाते पे करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आपको सेल वगैरह लेना है, बैटरी वगैरह, वो भी यहाँ पे काफ़ी महंगी मिलती है। मुझे भी लेना था सेल एक्चुअली, बड़े देख लो पैनासोनिक के है, आई थिंक 10 का सेट है ये है 1600 येन का, बहुत महंगा है। तो मैं शायद अभी 250 जाऊँगा, वहाँ पे थोड़े सस्ते मिलते हैं 200 येन के, वहाँ से लूँगा। देखो बड़े वाले भी जो है, ये वाले भी देख लो 600 येन के, बस 4 का सेट मिलता है। तो यहाँ पर सब ऑटोमेटिक पेमेंट होता है मशीन से। तो 503 येन का है हमारा, हम पे करेंगे आईडी से। तो अगर आप गड़बड़ में हो तो आप इस टाइप के सुपरमार्केट से सब्जी ले सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा पैसे बचाना है, सेविंग करना है, और सेम प्रोडक्ट जो इस सुपरमार्केट में थे, सेम प्रोडक्ट आपको अगर सस्ते में लेना है, तो आप जो सेकंड वाला ऑप्शन में आपको जो बताने वाला हूँ, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। तो ये वाला जो स्टोर है, ये है ग्योमू का स्टोर। ये थोड़ा सस्ता होता है। अभी अंदर आके आपको मैं थोड़ा रेट वगैरह दिखाता हूँ। तो ये वाले सेक्शन में देखो ऑरेंजेस वगैरह है, ये 500 येन के। वो वाले स्टोर में 800 येन के थे। और भी सब्जियाँ वगैरह अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्ट्रॉबेरी भी देख लो, यहाँ पे 400 इनके, वहाँ पे 800 से चालू हो रही थी। और भी वेजिटेबल्स सब्जियाँ वगैरह है जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते, 100-150 येन में आपको ये सब मिल जाएगा। जो स्टेशन वाला स्टोर था, वहाँ पे 200-300 तो नॉर्मल प्राइस है, 400-500 में सब्जियाँ मिलती थी। ये भी सब प्राइस देखोगे आप। टमाटर देख लो, 300 इनके थे, वहाँ पर तो रेट ज़्यादा थे। ये छोटे वाले टमाटर 200 इनके, वहाँ पे 400 से 500 इनके थे। लहसुन भी यहाँ पर इतना बड़ा पैकेट है जो कि 800 इनका है। अगर वो स्टोर से लोगे तो ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार का मिलेगा आपको। मिल्क भी आपको यहाँ पे 50-100 येन थोड़ा सस्ता मिलेगा, बट हाँ, यहाँ पर जो वेराइटी है वो थोड़ी कम मिलेगी, 1 या 2 टाइप की मिलेगी, बट थोड़े सस्ते हैं। और ये वाले सेक्शन में है सब ऑयल वगैरह, ये पूरा ऑयल का सेक्शन है। ये भी आपको थोड़ा 50-100 येन ये वाले स्टोर में सस्ता मिलेगा। ये वाला ऑयल सबसे सस्ता है यहाँ पे, सनफ्लावर ऑयल है। ये आई थिंक 200 या 300 येन का है मेरे हिसाब से। बड़ा वाला पैकेट 1.5 लीटर का है, 600 येन का है। इधर भी काफ़ी कुछ है। ये तो सब जापानीज़ फूड है। ये जापानीज़ पिकल है, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला। तो मसाले भी थोड़े यहाँ पर सस्ते ही मिलते हैं। ये वाले सेक्शन में सारे मिर्च वगैरह है, मिर्च पाउडर वाउडर सब देख रहे हो। ये भी सब 200, 250, 300 येन में बहुत सस्ते हैं ये वाले स्टोर के अंदर। इधर है सब कप नूडल्स, वैरायटी थोड़ी कम है यहाँ पे, बट स्टिल ये देख लो 100 येन, 150, 120 येन का है। वहाँ पर 250-300 येन का था। तो देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स पे आप 100-150 येन, 300 येन सेव कर सकते हो ये वाले स्टोर के अंदर। और यहाँ पर ना ये देखो अल्कोहल ऐसे डब्बे भी मिलते हैं 12, 15, 20 का सेट होता है पूरा, और ये पूरा सेट डब्बे के अंदर आप पूरा जो बियर है वो ले सकते हो। देखो ये आसाही, किरीनी जापान, साप्पोरो जापान के ब्रांड है। और ये भी देखो पूरा जो सेट है डब्बा, वो 3000 येन, 4000 येन ऐसा मिलता है यहाँ पर। तो अभी म्यूज़िक बजना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये स्टोर अभी बंद होने वाला है 15 मिनट में। तो आपको जल्दी से और भी चीज़ें दिखा देते। तो देखो सारा फ्रोज़न सेक्शन यहाँ पर, फ्रोज़न फूड अगर आप खा रहे हो वेजिटेबल्स वगैरह, तो ये भी आपको 200-300 येन में सब फ्रोज़न फूड मिल जाएंगे। ये सब यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह, ग्रीन टी भी देख लो यहाँ पर। वो स्टोर में शायद 150 येन, 200 येन के थे, यहाँ पर भी 150 येन का। यहाँ पे 20-30 येन थोड़ा सस्ता मिलता है ग्रीन टी की बोतल। और कोका कोला पे भी आपको लाइक 10-20 येन सस्ता मिल जाता है। सारे जो ड्रिंक्स है यहाँ पर, हर ड्रिंक्स पे आप 20-30 येन आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। ये है जापान का किटकैट, माचा किटकैट, ग्रीन टी किटकैट, जो वो सिर्फ आपको जापान में मिलेगा। इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो। इंडिया में शायद ये बेसिक वाला मिलता होगा, ये भी शायद यहीं का है, थोड़ा यूनिक सा, बट ये जापान का बहुत ही फेमस वाला है। ये भी 300 येन का है। तो अगर आप सिंगल जापान में रह रहे हो तो मैं बोलूँगा आपका 50-60,000 येन तो ग्रोसरीज पे और खाने पे आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आप बाहर कितना खा रहे हो, घर पे कितना कुकिंग कर रहे हो, और आप
कितना टाइम खा रहे हो, क्योंकि मैं थोड़ा फिटनेस में हूँ, मैं थोड़ा हेल्दी खाना पसंद करता हूँ, सैलड्स वगैरह काफी ज्यादा खाता हूँ और यहाँ पे वेजिटेबल्स काफी महंगे मिलते हैं और मैं दिन में 4 से 5 बार खाना खाता हूँ। वो हिसाब से देखा जाए तो मेरा थोड़ा खाने पे ज्यादा आ जाता है पैसा। बट अगर आप लाइक दिन में 2 बार ही खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 बार ही खाना खा रहे हो और ऊपर से अगर आप घर पे भी कुकिंग कर रहे हो तो यू कैन सेव अ लॉट। और जापान में काफी सारे इंडियन ग्रोसरी शॉप्स भी है जहां पर आप सब कुछ बाय कर सकते हो, दाल आटा चावल एवरीथिंग, आप मसाले भी हो गए, सब कुछ वहाँ से आप खरीद सकते हो। तो अगर आप बल्क में एक बार खरीद लो तो वहाँ भी आप थोड़े पैसे बचा सकते हो। या फिर जब आप इंडिया जा रहे हो छुट्टी में तो एक बारी में थोड़ा बहुत सामान, कपड़े कम ले जाओ बट जो ग्रोसरीज वगैरह है वो ज़्यादा ला लो, तो उस पर भी आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सपेंस जापान में ज़्यादा आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। तो जब भी आप जापान में ट्रैवल कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे मेट्रो। मेट्रो से आप जापान में कहीं पर भी जा सकते हो। दूसरा है शिंकानसेन। शिंकानसेन भी यहाँ पे बहुत कनेक्टेड है। और थर्ड ऑप्शन है फ्लाइट। फ्लाइट लाइक कम ही यूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलेगा जब आप इंडिया जाओगे या किसी ओवरसीज में ट्रैवल करोगे या फिर किसी और प्रीफेक्चर में अगर जाओगे तो आप फ्लाइट यूज कर सकते हो। बट यूजुअली जापान में लोग मेट्रो एंड शिंकानसेन जो बुलेट ट्रेन होती है वही यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मेट्रो का खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस जा रहे हो एवरी डे तो एवरी डे आपको तो पैसे पे करना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जापान में आपको कम्यूटिंग का पैसा देती है। या आप जब भी ज्वाइन करोगे कंपनी, आप उनसे कॉन्टैक्ट HR को पूछ लेना इस बात के बारे में, वो आपको रिफंड करते हैं। पहले आप पे करोगे, आपको सैलरी के साथ में रिफंड कर देंगे। और आप बाय करोगे तेईकी, जिसको पास बोलते हैं, जो कि होता है 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का। वो तेईकी आप खरीद लो और कंपनी आपको वापस वो पैसे रिटर्न कर देगी। कम्यूटिंग का आपके पैसे वैसे ही बच जाएंगे। बट अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको फिर मेट्रो का पैसा खुद ही देना पड़ेगा। और वैसे देखा जाए तो बस और मेट्रोस जो है यहाँ पे थोड़ा लाइक सस्ते ही है, लाइक यू कैन अफोर्ड, इतना भी महंगा नहीं होता है और कन्वीनियंट भी काफी ज्यादा होता है। और हाँ, शिंकानसेन अगर आप यूज कर रहे हो किसी और प्रीफेक्चर में जा रहे हो, जैसे कि टोक्यो से आप ओसाका जा रहे हो, तो 1 वे का टिकट आपका 15 से 18,000 येन आ जाएगा और 2 वे का 35,000 येन। तो अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो किसी और प्रीफेक्चर में और शिंकानसेन यूज कर रहे हो तो 30-40,000 आपका बुलेट ट्रेन का खर्चा तो आना ही आना है। फिर बाकी वहां पे रहने का, घूमने का, खाने का खर्चा वो तो अलग ही। अब काफी लोग को कार भी खरीदना होता है। कार होती भी, अगर आप फैमिली हो और आपको कार खरीदना है जापान में, कार तो बहुत सस्ती है यहाँ पे, आप बहुत इजीली कार यहाँ पे ले सकते हो। बट उसको मेंटेन करने का खर्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है। तो सबसे बड़ा खर्चा यहाँ पे आता है पार्किंग का। यहाँ पे पार्किंग ज्यादातर घर में नहीं होती है, आपको मंथली उसका रेंट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कार पार्किंग का रेंट होता है वो होता है अराउंड 10 to 15,000 येन। अब डिपेंडिंग, आप अगर टोक्यो में रह रहे हो और वहाँ पे पार्किंग मिलती ही नहीं है पहली बात तो वहाँ पे तो और ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, 15 से 20,000 येन तक होती है। अगर आप थोड़ा रूरल एरिया में रह रहे हो वहाँ पे 8 से 10,000 12,000 येन तक आपको पार्किंग मिल जाएंगी। तो अगर आपका अपार्टमेंट भी है वहां पर भी आपको रेंटल पार्किंग लेना पड़ेगा। जैसे कि मेरे घर में यहाँ पर पार्किंग है नीचे, बट मुझे अगर यूज करना है तो मुझे मंथली उसका 15,000 येन पे करना पड़ेगा। तो कार तो लेना इजी है यहाँ पे, बट पार्किंग का फिर अलग से उनको पैसा पे करो। और यहाँ पे आपको कार का इंश्योरेंस भी बनवाना पड़ेगा। और दूसरा होता है शाकेन, जो इंस्पेक्शन होता है कार का, वो एवरी ईयर एवरी 2 ईयर आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कार को कि आपकी कार में कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हो। तो वो आपको स्टोर में जाके हर साल उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो उसका भी आपको अलग से पैसा लगता है, वो भी लाखों में आता है। तो ये सब चीजें एड ऑन होती है अगर आप एक कार ले रहे हो, जो कि आप इजीली ले सकते हो, बट उसके साथ में आपको जो अदर एक्सपेंसेस आते हैं वो ये सब आपको एड ऑन करना पड़ेगा उसके अंदर। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप साइकिल खरीदो क्योंकि साइकिल चलाना जापान में बहुत ईजी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ है। यहाँ पे अलग से साइकिल के लिए ट्रैक भी होता है, पार्किंग भी होती है। कार और बाइक के लिए आपको यहाँ पे पार्किंग के पैसे होते हैं। जैसे कि अगर आप टोक्यो में कहीं पार्किंग लगाना है आपको 1 घंटे के लिए, तो उसका भी 400-500 येन, कहीं कहीं पे 1000 येन भी आपको पार्किंग के पैसे देने पड़ सकते हैं 1 घंटे के लिए सिर्फ। और ज्यादातर जगह पे तो फुल होती है पार्किंग, तो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो एक तो आप मेट्रो यूज करो, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो साइकिल यूज करो। मैं तो जापान में साइकिल यूज कर रहा हूँ, हेल्थ के लिए भी अच्छा है एंड सेफ भी है एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड पेंशन। तो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। और उसमें आप मैंने टैक्सेस के बारे में भी बताया था कि जापान में अगर आपकी सैलरी आपको मिल रही है तो कितने टैक्सेस वगैरह कट होते हैं। तो जापान में आपको हेल्थ इंश्योरेंस बनाना मैंडेटरी है, भले आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, या फिर अगर आप घूमने के लिए भी जापान में आ रहे हो तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस बनाना काफी जरूरी है। तो अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपके ऑफिस आपको हेल्प करेंगे आपका इंश्योरेंस बनवाने के लिए। आपको एक इंश्योरेंस कार्ड मिलेगा जो कि आप हमेशा यूज कर सकते हो। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो या कहीं मेडिकल शॉप में जा रहे हो, आप वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिखा दो, अगर वो अप्लीकेबल है तो आपका जो 30% है वो आप पे करोगे, 70% आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो मैनेज हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप जापान में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हो, घूमने के लिए आ रहे हो,
तो आपको इंश्योरेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है। या फिर आप किसी और देश में भी ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, मल्टीपल कंट्रीज आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर अब्रॉड में आप स्टडी कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं, डीएम करके पूछते हैं कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सेफ्टी विंस नोमैड इंश्योरेंस कंप्लीट। ये सिर्फ एक ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, ये कंप्लीट हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस है, और ये इंश्योरेंस आपको कवर करेगा पूरे 175 कंट्रीज में। और ये स्पेशली बना हुआ है डिजिटल नोमैड्स या फिर फैमिलीज जो कि अब्रॉड में रहती है, या फिर हमारे जैसे लोग या मेरे जैसे लोग जो कि हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। और इस इंश्योरेंस की मुझे एक खासियत ये लगती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें कि आपका कवर करेगा हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर विजिट, डेली रूटीन चेकअप, या फिर अगर आपको वैक्सीन लेना है वो भी कवर हो जाएगा, और साथ ही में डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, इसी के साथ में और भी काफी कुछ आपके इसमें कवर हो जाएगा। और यही नहीं, आपको ट्रैवल प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है या फिर आपकी फ्लाइट डिले हो चुकी है तो वो भी आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो एक कंप्लीट इंश्योरेंस होना, प्रोटेक्शन होना काफी जरूरी है। तो मैं सेफ्टी विंग का नोमैड इंश्योरेंस कंप्लीट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। अब जापान में जॉब करने के लिए तो काफी लोग आते हैं, बट साथ ही में स्टूडेंट्स भी ज्यादा आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, या फिर लैंग्वेज स्कूल में जापानीज पढ़ने के लिए। और काफी लोगों के मुझे डीएम्स या फिर ईमेल या साथ ही में कमेंट्स भी आते हैं कि यहाँ पे जापान में अगर हम स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कितना खर्चा मिनिमम आ सकता है, और साथ ही में हम घर से कितने पैसे लाना है ताकि हम यहाँ पर सर्वाइव कर सके। तो मैंने आपको घर का तो बता दिया रेंट, कि अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आप शेयर हाउस में रहो ताकि आप थोड़ा बहुत पैसे यहाँ पे बचा सकते हो। बट उसके अलावा आपका यहाँ पे खर्चा आने वाला है यूनिवर्सिटी का। तो अगर आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हो तो वेल एंड गुड, आपके पैसे बच जाएंगे। बट अगर आपको मैक्स स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, जो कि कंप्लीट स्कॉलरशिप होती है, उसके अलावा और भी प्राइवेट स्कॉलरशिप आपकी जो कॉलेज है वो प्रोवाइड करेंगी, अगर वो आपको मिल रही है तो आपका 30-40-50% आपका जो ट्यूशन फी है वो कम हो जाएगा। बट अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट, लाइक खुद से आ रहे हो, सेल्फ फिनांस आ रहे हो, पूरा पैसा अरेंज करके, तो कॉलेज का फीस तो आपको पूरा देना पड़ेगा, साथ ही में आपका बाकी खर्चा भी आएगा। बट मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा कि आप यहाँ पर करना अरुबाइतो, यानी कि पार्ट टाइम जॉब, जिसमें आपको कंडीशन है आप वीक में 28 घंटे कर सकते हो काम, और उसका भी आपको अच्छा खासा लाइक सैलरी मिल जाता है वीकली बेसिस पे। तो आपका जो रहने का खर्चा है और खाने का खर्चा है वो आप पार्ट टाइम जॉब से निकाल सकते हो। तो आप जैसे 28 घंटे वीक में कर सकते हो, आपका पढ़ाई भी कर सकते हो। अगर आप मैनेज कर पा रहे हो दोनों चीज, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट टाइम जॉब जरूर करना। तो रही बात आपको कितने पैसे इंडिया से लाना है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज का फीस कितना है वो, एंड साथ ही में आपको 1 या 2 मंथ का, मैं बोलूँगा 3 मंथ्स का आप जो खर्चा है वो साथ में लेके आना, क्योंकि आते वक्त ही आपको पार्ट टाइम जॉब मिलना लाइक ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी जापानीज अच्छी नहीं है तो आपको पार्ट टाइम जॉब लाइक इतना जल्दी नहीं मिलता है। अगर आपकी जापानीज अच्छी है, N4 N3 अगर है तो ईजिली मिल जाएगा आपको। बट स्टिल मैं बोलूँगा 3-4 महीने का आप जो मंथ का जो खर्चा है वो आप साथ में लेके आना। और काफ़ी स्टूडेंट मुझे ये भी पूछते हैं कि इंडिपेंडेंटली यहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हो क्या, तो मेरा आंसर ये है कि हाँ, यू कैन सर्वाइव इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब से आपका जो रहने का खाने का खर्चा है वो निकल जाएगा। बस आपको ट्यूशन फीस जो है वो आपको लाइक अरेंज करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस है, घूमना वगैरह, शॉपिंग वॉपिंग, तो वो फिर आप एक्स्ट्रा आप घर से मंगवा सकते हो। बट जापान में जो आप अर्न करोगे आपके पार्ट टाइम जॉब से, उससे आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं 2 पार्ट टाइम जॉब करूंगा, 28 घंटे क्रॉस कर लूंगा, आप तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, बट दैट शुड बी विद इन 28 आवर्स इन अ वीक। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 28 घंटे क्रॉस कर लूंगा, 40 घंटे 50 घंटे में काम करूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। पहले स्टूडेंट यहाँ पे करते थे, बट अभी जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो चुकी है और वो अभी ट्रैक कर रही है। जो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो ऐसे काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, वर्क आवर के आगे काम कर रहे हैं, उनको वो ट्रैक कर रही है, उनको फिर वो भगा रही है जापान से। तो अगर आपको जापान में करियर बनाना है तो ये जो रूल्स वगैरह है वो बिल्कुल भी मत तोड़ना। अब ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक कॉस्ट थे जो आपको लगना ही लगना है, वो तो मैंने बता दिया, बट कुछ हिडन कॉस्ट भी है जो कि आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। जैसे कि आपका मैंने क्लीनिंग फीस तो बता दिया, घर छोड़ते वक्त आपको क्लीनिंग फी के पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही में आपको जो इनिशियल अमाउंट होता है घर का वो भी आपको पे करना पड़ सकता है, बट इसका भी एक तोड़ है। अगर आपको इनिशियल अमाउंट नहीं देना है तो आप UR में रह सकते हो, अर्बन रेसिडेंस, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जापान की, बट उसमें वेटिंग लिस्ट होती है, वो आप पहले से बुक करके रखो 6 महीने पहले, 1 साल पहले। अगर आप लकी हो UR में आप रह सकते हो, जिसमें आपको बस रेंट पे करना है। घर छोड़ते वक्त भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली छोड़ सकते हो। जैसे मैं अभी ये घर में रह रहा हूँ तो मेरा इनिशियल अमाउंट ही बहुत ज़्यादा मैंने पे किया है। घर छोड़ते वक्त भी मुझे यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगने वाला है। बट नेक्स्ट हिडन कॉस्ट यहाँ पे होता है फर्नीचर थ्रू आउट का। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ फेंकना है तो आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते। अगर मुझे ये चेयर जिस पे बैठा हो मुझे इसको थ्रो करना है, ख़राब हो गया, मुझे नया लेना है और इसको फेंकना है, या फिर बेड हो गया या टीवी हो गया, कुछ भी अगर मुझे थ्रो करना है, ख़राब हो गया, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही नहीं फेंक सकता उसको।
यहाँ पर मुझे पहले बुकिंग करना पड़ेगा, वार्ड ऑफिस में कॉल करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ फेंकना है। फिर मैं जाऊँगा कॉम्बिनी स्टोर में एक स्टिकर बाय करूँगा, उसका प्राइस होता है लाइक चीज़ और साइज़ कितना है, वो प्रोडक्ट मुझे थ्रो करना है उसका साइज़ कितना है, इलेक्ट्रिक है वो या फिर वुडन का है, प्लास्टिक का है, क्या है, उस हिसाब से उसका प्राइस होता है। वो मुझे स्टिकर उस पर चिपकाना है, अपॉइंटमेंट लेना है वहाँ पे वार्ड ऑफिस में कॉल करके। उस दिन उस टाइम पे स्टाफ आएगा गार्बेज आपके एरिया में और वो कलेक्ट करके ले जाएगा। अगर उस पर स्टिकर है, प्रॉपर स्टिकर लगा हुआ है तो ही वो ले जाएगा, वरना वो वहीं छोड़ देगा और वो चीज़ वहीं पे पड़ी रही तो वापस वहाँ पे स्टिकर लगेगा कि ये इलीगल यहाँ पे किसी ने रखा है और उसको उठा के ले जाओ वापस अपने घर में। तो आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते। ये एडिशनल कॉस्ट, अगर आपके घर में सोफा भी है, कुछ बड़ी चीज़ आपको फेंकना है तो ये एडिशनल कॉस्ट उसके बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैं जब पहले योकोहामा में रहता था तो मैंने मेरे बेड, सोफा और बहुत सी चीज़ें जो थी वो मैंने थ्रो आउट करी थी। तो काफ़ी मैंने लाइक गिव अवे भी की थी, बट बहुत सी बड़ी चीज़ें मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा था स्पेन में, तो मैं वो नहीं, मुझे जगह नहीं थी रखने के लिए, तो मैंने फिर उसको थ्रो आउट किया था। तो हर चीज़ के लिए मुझे उसके पैसे लगे थे। तो मेरे 20-30 हज़ार लाइक अराउंड 30-40,000 मेरे बस वो गार्बेज फेंकने के लिए गए थे। और अब से आपका जो वीज़ा रिन्यूअल प्राइस है वो भी बढ़ने वाला है। तो अभी तक यहाँ पे वीज़ा रिन्यूअल का प्राइस अराउंड 6,000 येन, यानी कितना 2,500-3 हज़ार रुपये आपको देना पड़ता था। अगर आपका वीज़ा 1 साल का है तो 1 साल में रिन्यू कराओ, या 3 साल में या 5 साल में, मैक्सिमम 5 साल का वीज़ा मिलता है जापान का आपको, वर्क वीज़ा जो होता है। बट उसको अगर रिन्यू कराना है अब से, मैं भी शायद ये साल के मिड से या फिर एंड से, उसका जो प्राइस है वो आई थिंक 10-20 टाइम्स होने वाला है, 30-40,000 येन होने वाला है उसका प्राइस। तो वो भी एक एडिशनल कॉस्ट है, आपको पे करना पड़ सकता है। तो अभी मैं शॉर्ट में ब्रेक डाउन कर देता हूँ। अगर आप एज ए स्टूडेंट जापान में रह रहे हो तो मैं बोलूँगा आपका 1 लाख येन तो मिनिमम खर्चा आना ही आना है। अगर आप सिंगल वर्किंग एम्प्लॉय यहाँ पे अगर रह रहे हो जापान में तो मैं बोलूँगा आपका 1.5 से 2 लाख येन आपका मिनिमम खर्चा तो आएगा ही। और अगर आपका एज अ फैमिली आप जापान में रह रहे हो, लाइक एज अ कपल, सिर्फ दोनों लोग यहाँ पे रह रहे हो, तो मैं बोलूँगा 2.5 लाख तो आना ही आना है। आपका अगर बच्चा भी है, एक बच्चा अगर आपको है छोटा, तो फिर मे बी एडिशनल कॉस्ट बढ़ सकते हैं। उसका तो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि आई डोंट हैव एनी बेबीज, हो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं, बट मैं रफ आइडिया आपको दे सकता हूँ 3 लाख के ऊपर ही आपका आएगा। फिर वो देयर इज़ नो लिमिट कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा लाइफस्टाइल है, बेबी का कैसा लाइफस्टाइल है, वो हिसाब से आपका वो खर्चा बढ़ने वाला है। बट ये प्राइस रेंज है जो कि आपको आपके वर्किंग प्रोफेशन के हिसाब से पे करना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये होगा कि सेविंग कैसे करना है भाई, इतना तो आप खर्चा कर दे रहे हो यहाँ पे, अब पैसे कैसे बचाना है। तो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि आप कैसे पैसे बचा सकते हो, बट स्टिल अभी थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि कैसे आप पैसे बचा सकते हो। पहले तो आपको बचाना है पैसे घर के ऊपर। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई घर स्टेशन के पास में लेना है घर, थोड़ा जल्दी हम स्टेशन पे चले जाए। बट मैं बोलूँगा कि अगर आपको 10-20 हज़ार इन एक्स्ट्रा सेव करना है तो आप स्टेशन से थोड़ा 10-15 मिनट की दूरी पे घर ले सकते हो। जैसे कि मैं पहले योकोहामा में रहता था, इताबाशी में रहता था, अभी ये वाला घर भी है स्टेशन से थोड़ा 15 मिनट दूरी पे है, इसलिए मुझे थोड़ा बड़ा घर अच्छा और थोड़ा सस्ता मिला है। वैसे सस्ता तो है नहीं, 90,000 पे कर रहा हूँ मैं इसका, बट यही सेम घर अगर मैं स्टेशन के पास में लूँगा ना, इसका रेंट जाएगा 1.5 लाख येन के आसपास। बट अभी मैं पे कर रहा हूँ 95,000 इंक्लूडिंग मेंटेनेंस फीस। तो थोड़ा सस्ता आप पैसे बचा सकते हो अगर आप घर स्टेशन से थोड़ा 10-15 मिनट दूरी पे भी ले लो तो कम हो जाते हैं रेट। दूसरा आप बचा सकते हो ग्रोसरीज में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के शॉप्स होते हैं यहाँ पे, एक स्टेशन पे होता है, एक होता है ऐसे छोटे मोटे जो सुपरमार्केट्स होते हैं, काफ़ी लाइक बड़े होते हैं कोस्टको जैसे ही, बट वहाँ पर काफ़ी प्राइस कम होते हैं। तो उस टाइप के सुपरमार्केट आप ढूंढ लो एक बार, आपके घर के आसपास अगर है, वहाँ पर आप जाके शॉपिंग करो। आप ग्रोसरीज पे, वेजिटेबल्स पे बहुत पैसा सेव कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर एक सेक्शन होता है जहाँ पर डिस्काउंटेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह लगे होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो कोई उसमें कोई खराबी नहीं है। बट जापानीज लोगों को ना फ्रेश चाहिए होता है, आज ही तोड़ के शाम को उनको खाना होता है, कल ही खाना होता है। हम इंडियंस को कोई दिक्कत नहीं होती, केले भी हमको वो काले केले पसंद होते हैं, जापानीज लोगों को काले केले नहीं खाते, वो फेंक देते हैं उसको। तो वैसे केले आपको यहाँ पे 50-60% डिस्काउंट में मिल जाते हैं। तो वैसे अगर आपको चीज़ें मिल रही है तो वो भी आप यहाँ पे उस पर पैसे बचा सकते हो। आपके हॉबीज़ ज़्यादा है, आप ट्रैवलिंग ज़्यादा कर रहे हो, तो मे बी आपका सेविंग थोड़ा कम हो सकता है। बट अगर आप थोड़ा बचत करके रह रहे हो तो मे बी यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। बट वो ये कि अगर आप जापान में पैसे कमाने के लिए आ रहे हो या बचाने के लिए आ रहे हो, वो आपको पहले डिसाइड करना है। जापान जाना चाहता है लाइफस्टाइल के लिए, अगर आपको प्रीमियम लाइफस्टाइल जीना है तो जापान उसके लिए है। बट अगर आपको पैसे बचाना है तो फिर जो लाइफस्टाइल है जापान की जिसके लिए वो जाना जाता है, वो आप यहाँ पे फिर फील नहीं कर पाओगे, उसके मजे नहीं ले पाओगे। तो जब भी आप सेविंग करोगे सबसे पहले अपने आप को पूछ लो कि आपका मेन गोल क्या है। अगर आपको पैसे बचाना है, घर पे सेंड करना है, अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है घर पे, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो पहले से ही माइंड सेट आपको करना है
और वो हिसाब से आप सेविंग कर सकते हो। अगर आपको जापान में हेयर कटिंग भी करवाना है, हेयर कट कराना है या फिर आपको हेयर कलर करवाना है तो वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप मिनिमम देखो यहाँ पे 1000 पहले था, लाइक लास्ट ईयर 1000 हेयर कट का था, 10 मिनट्स में आप हेयर कट करवा सकते थे, मिनिमम 1000 येन, जो कि बढ़ के अभी हो चुका है 1400, लाइक 400 येन एक साल में उसका रेट बढ़ चुका है, जो कि मिनिमम है जापान में। और अगर आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का करवाना है, हेयर ड्रेसर जो होते हैं ना प्रोफेशनल, उनसे करवाना है तो मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा 5000 येन अच्छे हेयर सलून में। इससे आगे भी रेट है, लाइक 10,000, 20,000, 30,000 वाले भी यहाँ पे हेयर सलून है। बट मैं बोलूँगा कि अगर आपको पैसे बचाना है हेयर कटिंग पे तो जो 1400 वाला है अच्छा कट करते हैं वो। मैं गया था एक बार उनके पास में, बट बूढ़े होते वो, थोड़े लाइक एज होते और स्टाइल वगैरह नहीं करते, वो ठीक ठाक कर देते। बट अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश वगैरह कट करवाना है अच्छे तरीके से तो 5000 येन यू नीड टू स्पेंड ऑन दैट। तो अभी आपको थोड़ा अंदाजा आ गया होगा कि आपका यहाँ पे जापान में कितना खर्चा हो सकता है। तो अगर आपको जापान से कोई ऑफर आया कोई कंपनी का और आपका सैलरी अगर आपको वो ऑफर कर रहे हैं कुछ अमाउंट जैसे 3 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, तो आपको अंदाजा रहेगा कि आपका कितना खर्चा जापान में आ सकता है और आप कितना सेव कर सकते हो और आपका कितना यहाँ पे लाइफस्टाइल में खर्चा जाएगा। तो उस हिसाब से आपका जो पैकेज है वो सच में लाइक एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मे भी शायद ये वीडियो देखने के बाद में आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये 2026 का फर्स्ट हाफ का जो एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके बारे में मैं इस पार्ट 2 भी बनाऊंगा 2026 के मिड में, जिसमें और भी कुछ एड ऑन चीज़ें जो रहेंगी, रेट जिसके बढ़े हुए हैं और जो भी मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है आपको इन्फॉर्मेशन देना है कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से जल्दी बनाऊंगा और आप कमेंट कर देना आपको और क्या एड ऑन उसमें चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।